राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। राम मंदिर ट्रस्ट को धमकी भरा एक ईमेल भेजा गया है। अयोध्या साइबर सेल थाने में इसे लेकर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। जो जानकारी मिली है वो ये कि तमिलनाडु से ये धमकी भरा ईमेल भेजा गया था। तो ये इस वक्त की अहम खबर, अयोध्या साइबर सेल थाने में इसे लेकर केस दर्ज कर लिया गया है। अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट को बाकायदा धमकी भरा एक ईमेल भेजा गया है और इस ईमेल को जब ट्रेस किया गया, इसका सोर्स ट्रेस किया गया, तो पता यह चला कि यह ईमेल तमिलनाडु से भेजा गया है। इसे लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, तफ्तीश जारी है। ये ईमेल किसकी तरफ से की गई ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस ईमेल में अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, और क्या पता चला है और ये धमकी कहां से आई और किसने दी, इसे लेकर कुछ और जानकारी, कुछ और अपडेट है क्या? जी बिल्कुल समीर, इस पूरे मामले में अयोध्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो अकाउंट ऑफिसर है महेश कुमार, उनको ये मेल के जरिए धमकी आई थी और मेल भेजने वाले खुद को तमिलनाडु में आईएसआई का इंचार्ज बताया था और ये कहा है कि कितनी भी सुरक्षा आप बढ़ा लो, हम मंदिर को उड़ाएंगे। इस बाबत तत्काल पुलिस को जानकारी दी गई, मंदिर परिसर की छानबीन की गई है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इंटेलिजेंस एजेंसी इसको लगा दिया गया है। और इस धमकी को हल्के में नहीं लिया जा रहा है क्योंकि मामला अयोध्या राम मंदिर की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और व्यापकता देखते हुए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आसपास के जिलों में भी सतर्कता बढ़ाया गया है। और मेल की टेक्निकल ट्रैकिंग से ये पता चला है कि तमिलनाडु से ये मेल भेजा गया था और साइबर सेल को इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया है। लोकेशन, नेटवर्क और पहचान, इन तमाम चीजों की जांच में पुलिस जुट गई है और क्योंकि राम मंदिर एक बेहद ही संवेदनशील मामला है और इस तरह की धमकी को बहुत गंभीरता से एजेंसीज ले रही है और लेते हुए उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश और उसकी मंशा को जानने की कोशिश की जा रही है, जिसने किस मंशा से इस मेल को भेजा है और इसको भेजने के पीछे मकसद क्या है। शुक्रिया विपिन चौबे आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। अयोध्या पुलिस की साइबर सेल अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस बीच मुर्शिदाबाद हिंसा की तफ्तीश में कई परतें खुल रही हैं। अब गृह मंत्रालय के सूत्रों से बड़ी जानकारी सामने आई है। बंगाल हिंसा पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर गृह मंत्रालय को केंद्रीय एजेंसियों से कई इनपुट मिले हैं। सूत्रों ने बताया कि शुरुआती जांच में बांग्लादेशी घुसपैठियों की हिंसा में भूमिका की आशंका है। गृह मंत्रालय को मिली रिपोर्ट के मुताबिक अवैध तरीके से दाखिल हुए बांग्लादेशियों की वजह से कुछ परिवार मुर्शिदाबाद से मालदा पलायन करने पर मजबूर हुए। अवैध बांग्लादेशियों को हिंसाग्रस्त इलाकों में सक्रिय होने के पीछे स्थानीय प्रशासन की लापरवाही बड़ी वजह बनी। सूत्रों ने बताया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का नियमों के मुताबिक सत्यापन नहीं किया गया था। इसी वजह से बांग्लादेशी घुसपैठिए हिंसा प्रभावित इलाकों में सक्रिय होते गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुछ हिंदू परिवारों को वहां से अपना घर छोड़ना पड़ा। इसके बाद हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। केंद्र सरकार लगातार बंगाल हिंसा के हालात का आकलन कर रहा है और इसी तरीके से केंद्रीय एजेंसी से नियमित अंतराल पर रिपोर्ट मांग रहा है। इसके अलावा बंगाल सरकार से भी केंद्र सरकार लगातार संपर्क में है और हालात पर नजर बनाए हुए है। और मुर्शिदाबाद हिंसा में बांग्लादेश कनेक्शन सामने आया है। 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में बांग्लादेश मॉडल के तर्ज पर हिंसा भड़काई गई। मुर्शिदाबाद हिंसा की तफ्तीश में अब परतें खुलने लगी हैं। बंगाल हिंसा में बांग्लादेश कनेक्शन सामने आया है। हिंसा की साजिश 3 महीने पहले रची गई थी। बांग्लादेश से अंसार उल्लाह बांग्ला टीम यानी एबीटी के 2 सदस्य मुर्शिदाबाद आए। हिंसा के लिए मदरसों से नौजवानों को चुना गया। उन्हें 500-500 रुपए भी दिए गए और हमले की ट्रेनिंग दी गई। वहीं जांच में खुलासा हुआ है कि बंगाल में हिंसा भड़काने के लिए तुर्की से फंडिंग की गई। हिंसा रामनवमी के मौके पर होनी थी, लेकिन सुरक्षा ज्यादा होने की वजह से प्लान को बदलना पड़ा। लेकिन इस बीच वक्फ कानून ने हमले की प्लानिंग को हवा दे दी और मौका मिलते ही 11 अप्रैल को सुनियोजित तरीके से हमले को अंजाम दिया गया। इस साजिश के तहत रेलवे ट्रैक, सरकारी संपत्ति, घरों में लूटपाट और हिंदुओं की हत्या करने की प्लानिंग की गई थी। सूत्रों के मुताबिक दंगाइयों और जिहादियों को ट्रेनिंग भी दी गई थी। और मुर्शिदाबाद हिंसा पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। हमलों के लिए कम उम्र के लड़कों को चुना गया। हमलावरों को बैंक
और एटीएम लूटने के लिए कहा गया, इसके निर्देश दिए गए। हिंसा के दिन बांग्लादेश से 150 फोन कॉल्स आई। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि मुर्शिदाबाद में 100 करोड़ से ज्यादा की लूट की गई। उन्होंने हिंसा की एनआईए से जांच कराने की मांग की है। এনআইএ আসা দরকার। 100 কোটি টাকার প্রপার্টি নষ্ট করেছে হিন্দুদের, 100 কোটি টাকার। 12-14 বছরের বাচ্চাদেরকে উস্কে একাধিক হিন্দু লোকের দোকান বাড়ি, ভালো ভালো শপিং মল তৈরি করেছিল, ওষুধের দোকান, কাপড়ের দোকান, জুতোর দোকান, ঠিক বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশ স্টাইলে এই চোরেগুলো ভিখারি ঢুকে ঢুকে লুট করেছে। আমরা ছাড়বো না, লম্বা রোডম্যাপ তৈরি করেছি আমরা। নয় মুর্শিদাবাদে আনসারুল বাংলা জামাত থাকবে, নয় হিন্দুস্তানিরা থাকবে। এটা লাস্ট লড়াই আমি বলে গেলাম। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। आइए सुनते हैं सुकांत मजूमदार और पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी क्या कह रहे हैं। वक्फ कानून की आड़ में पश्चिम बंगाल सुलगता जा रहा है। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी इस मुद्दे पर ममता सरकार को घेरने में जुटी है। बीजेपी का कहना है कि पार्टीशन के बाद ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई। स्थिति बहुत ही खराब है हर जिले में, और जिस तरीके का स्थिति मुर्शिदाबाद जिले में दिखा गया, भारत के पार्टीशन के बाद कभी पश्चिम बंगाल में इस तरीके की स्थिति हमने नहीं देखी है। अभी भी 250 से करीब लोग, 250 से ज़्यादा रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं, लेकिन वो लोग राजी नहीं हैं। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री ने मुर्शिदाबाद हिंसा में बीजेपी और केरल के लोगों का हाथ बताया है। वहाँ जमीयत उलमा वाले नहीं थे, कोई लोग थे, उसमें बीजेपी के लोग भी हो सकते हैं और दूसरे पार्टी के भी लोग हो सकते हैं। सुनने में आया वो साउथ के केरल के लोग थे, बाहर स्टेट के लोग थे। और मुर्शिदाबाद के जाफराबाद में तनाव को देखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। यहां हुआ क्या था, इस रिपोर्ट में देखिए। मुर्शिदाबाद में पुलिस और बीएसएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। एडीजी रवि गांधी ने कहा है कि सीमा सुरक्षित है, सीमा पार से कोई घुसपैठ नहीं हुई है। Situation is government is under control and we are working in close cooperation with the police. मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई। हिंसा प्रभावित इलाकों पर सुरक्षा कर्मी की कड़ी नजर है। वहीं मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज के जाफराबाद इलाके में पुलिस और केंद्रीय बलों पर ईंट और पत्थर फेंकने का आरोप है। पुलिस और केंद्रीय बल के जवान जब अंतिम संस्कार के लिए रूट मार्च करने जाफराबाद गए, उस दौरान उनके ऊपर ईंट और पत्थर फेंके गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तनाव के बाद इस इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। माहौल को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा बलों के जवान चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहे हैं। ड्रोन से भी पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया की भी सुरक्षा एजेंसी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा पर सियासत भी खूब हो रही है। बंगाल में हुए इन दंगों के लिए अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। आप देख रहे होंगे बंगाल उत्तर प्रदेश के हरदोई में सीएम योगी ने मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए तुष्टीकरण को वजह बताया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी दंगाइयों को शांति दूत कहती हैं। उन्होंने दंगाइयों के लिए कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है।
बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के 2 डीएम ऑफिस को भी उड़ाने की धमकी मिली है। चंदौली बाराबंकी डीएम ऑफिस को उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए बम विस्फोट की धमकी मिली और धमकी के बाद डीएम ऑफिस परिसर में भी चेकिंग की गई है। बम निरोधक दस्ता और पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। विपिन, 2 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, लेकिन उससे थोड़ी देर पहले राम मंदिर को लेकर भी धमकी मिली है बम से उड़ाने की। ये जो धमकियां हैं वो क्या अलग है राम मंदिर से, चंदौली और बाराबंकी की? क्या डिटेल और इनके बारे में सामने आई है? जी बिल्कुल, ये दोनों मामले बहुत अलग हैं। राम मंदिर को लेकर उसके अकाउंटेंट को मेल आया और यहाँ पर बाकायदा फोन से धमकी दी गई है और यहाँ भी ईमेल भरा एक संदेश आया है। उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां, बम स्क्वाड मौके पर पहुंची है और चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। सिर्फ बाराबंकी नहीं बल्कि इसके अलावा चंदौली डीएम कार्यालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। और आज उत्तर प्रदेश के 3-4 जगह ऐसी पाई गई हैं जहाँ पर इस तरह से मेल से धमकी दी गई है और इस तरह से डीएम ऑफिस को, राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देकर ढलाने की कोशिश की गई है। इसके बाद इन तीनों जगहों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस ने ईमेल को ट्रैक करने की कोशिश और उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिसने ये मेल भेजा है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये एक ही शख्स है जो इन तीनों जगहों पर मेल भेजा है, क्योंकि तीनों मेल आईडीज अलग हैं। अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो ये जानने की कोशिश कर रही है कि मेल भेजने वाला शख्स एक है, क्योंकि तीनों की टाइमिंग ऑलमोस्ट सेम है और इसके अलावा एक ही दिन में ये तीनों मेल भेजे गए हैं। तो ट्रैकिंग की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इस शख्स तक पहुंचने की कोशिश, जो इस तरह की धमकी क्यों दे रहा है, इसकी मंशा को जानने की कोशिश। और उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और इस धमकी को बेहद गंभीरता से लेते हुए डीएम बाराबंकी और डीएम चंदौली के ऑफिस में सघन तलाशी अभियान चलाया गया है। डॉग स्क्वाड को भी रखाया गया है। विपिन, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के बयान पर बोले अखिलेश यादव, अब लोग इतिहास जानना चाहते हैं। अखिलेश ने करणी सेना की तुलना हिटलर की सेना से की। मैंने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना है, रामजीलाल सुमन जी का भी स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं पार्टी में कहूँगा कि कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कहा जाए, क्योंकि कई बार इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि इतिहास के पन्ने लोग पलट रहे हैं। जब से रामजीलाल सुमन जी ने कहा, आप देखिए गूगल पे, आप देखिए चैट जीपीटी पे, लोग जानना चाहते हैं इतिहास क्या है, तो इतिहास जानने लगे हैं लोग। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सकें, हमें कोई पॉजिटिव रास्ते पे न ले जा सकें, हमें सकारात्मक दिशा न दे सकें, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, इतिहास पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा इतिहास को इतिहास रहने दो, जो इतिहास हमें आपके बीच में खाई पैदा करे उस इतिहास के बारे में नहीं जानना। अब मान लीजिए मीरा ने जो भजन गाया वो नुसरत फतेह अली खान ने गजल में गा दिया, तो कहाँ पकड़ोगे? नुसरत अली खान साहब को पकड़ोगे क्या या मीरा जी को पकड़ोगे? तो इतिहास को रहने दो। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि पार्टी के लोग कोई भी इतिहास की बातें ना करें। समाजवादियों ने इतनी प्रोग्रेसिव काम किए, इतनी प्रोग्रेसिव बातें की हैं, डायल 100 है, किसान की आय दोगुनी है, नौजवान की नौकरी रोजगार है, आरक्षण है, हमारे अधिकार हैं, हमारा सम्मान नहीं हो रहा कहीं पर, हमारे घर मकान गंगा जल से धोए जा रहे हैं, ये सब मुद्दे बड़े हैं। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन ने आगरा में एक ऐसा बयान दिया है जिस पर आने वाले समय में नया बखेड़ा खड़ा हो सकता है। सुमन ने क्या कहा, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के क्षेत्रीय शिरोमणि राणा सांगा पर दिए बयान पर बवाल अभी थमा भी नहीं है कि उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि गड़े मुर्दे उखाड़े तो भारी पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो मानते हैं उसे मैं कहना चाहूँगा, मोहल्लों में एक प्रचार कर देना तो बड़ा खतरनाक मामला है। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम उन्हें जरूर बड़े मुर्दे मत उखाड़ो, करके बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। रामजीलाल सुमन यही नहीं रुके, उन्होंने करणी सेना को देख लेने की चेतावनी दी और तंज कसते हुए कहा कि अब तक तो 3 सेनाएं सुनी थी, अब एक और नई सेना आ गई है जो खुद को देशभक्त बताती है। अगर सच में देश से प्यार है तो चीन से जमीन का कब्जा छुड़वाया जाए।
एसपी के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक इंद्रजीत सरोज ने मंदिरों को लेकर ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद खड़ा हो सकता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी उन्होंने तंज कसा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो मानते हैं उसे मैं कहना चाहूंगा। रामजीलाल सुमन के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक इंद्रजीत सरोज ने भी हिंदू देवी देवताओं को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि ताकत मंदिरों में नहीं, सिर्फ सत्ता के मंदिर में है। एक और जो आज हमें नकली हिंदू बना के हमारे वोट का सौदा करते और राजपाट लेके हेलीकॉप्टर से चलते हैं। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी ना आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते हैं। और दिल्ली में आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मीटिंग हुई। इस बैठक के बाद भी महागठबंधन में सीएम फेस पर पेच फंसा हुआ है। महागठबंधन की पटना में होने वाली बैठक से पहले आज दिल्ली में राहुल गांधी से तेजस्वी की मुलाकात हुई। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सीएम फेस के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, चुनाव से पहले होगा या बाद में होगा बता दिया जाए। हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी पटना में भी हम लोग बैठेंगे। वहीं बीजेपी और जेडीयू इस बैठक पर चुटकी लेते हुए कह रही है कि कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है। राजद इस बात के लिए प्रतीक्षारत था कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हमको घोषित कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। राजनीति का जमीन कहाँ गया? स्वयंभू नेता तेजस्वी यादव जी इसके लिए नगरी नगरी द्वारे द्वारे भटक रहे हैं। क्या पटना क्या दिल्ली समर्थन के लिए भिक्षाटन पर है। तेजस्वी जी के चेहरे को कांग्रेस पहले ही रिजेक्ट कर चुकी है। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के बाद अभिभावकों को अब उम्मीद की नई किरण दिखाई दी है। ऐसा क्या हुआ है जिससे बच्चों के अभिभावकों को राहत के आसार दिखने लगे हैं, देखिए। क्वीन मैरी स्कूल मॉडल टाउन, आप इनको आज वहाँ बुलाइए सचिवालय और इनको कह दीजिए कि हम इनका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो कैंसिल करने जा रहे हैं। आप ये मैसेज देके इनको बुलाइए। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स को इसी तरह के मैसेज से सुधारा जा सकता है, मनमानी करने से रोका जा सकता है। देखिए मासूमों के इन चेहरे को। मासूमों का चेहरा काफी कुछ बयां कर रहा है। इन्हें क्लास में बैठने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि इनके माता पिता ने मनमानी तरीके से बढ़ी हुई फीस जमा नहीं की है। आज ये मासूम बच्चे अपने माता पिता के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात करने पहुंचे थे। सीएम ने भी हर बच्चे का दर्द जाना। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुलाकात का ये वीडियो खुद पोस्ट करते हुए लिखा है कि किसी भी प्रकार का अन्याय, शोषण या अनियमितता को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। इसमें कोई ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। हमारा संकल्प साफ है, हर बच्चे को न्याय, सम्मान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की कुछ टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। जस्टिस BR गवई ने कहा है कि जजों को संवेदनशील मामलों में गैर जरूरी टिप्पणी करने से बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर नाराजगी जताई जिसमें कहा गया था कि रेप पीड़िता ने खुद की मुसीबत को न्योता दिया। जस्टिस BR गवई की अगुवाई वाली बेंच ने टिप्पणी को बेहद असंवेदनशील करार दिया और कहा कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दी जो कि सेम हाई कोर्ट की है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की है, जो पिछले ही हफ्ते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किसी दूसरे केस में ऐसी इनअप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशन जाहिर करी तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कंसर्न जताया है और ये भी कहा है दैट जस्टिस शुड नॉट बी डन बट शुड बी सीन टू बी डन, which was very rightly stated by the Supreme Court. जस्टिस BR गवई ने कहा कि ऐसे मामलों में जज को ज्यादा सावधान रहना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को जमानत देते हुए कहा था कि शिकायतकर्ता ने शराब पीकर आवेदक के घर जाने के लिए सहमत होकर खुद ही मुसीबत को आमंत्रित किया।
और देर से ही सही पश्चिम बंगाल पुलिस अब उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन लेती नजर आ रही है। उत्तरी काशीपुर थाना पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। ये वही दंगाई हैं जो कल दक्षिण 24 परगना में जमकर तोड़फोड़ करते नजर आ रहे थे। कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया था, सड़क पर घंटों उत्पात मचाया था, एक पुलिस वाले के साथ मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया था। दरअसल दक्षिण 24 परगना के भानगढ़ का सोनपुर बाजार इलाका कल आगजनी की वजह से दहल उठा था, जहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहन में तोड़फोड़ की और पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट करने तक की हिमाकत की थी। इस घटना के बाद अब पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, बाकी आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ भी की गई। इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन लोगों ने किसके इशारे पर आगजनी और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया था। वहीं हिंसा वाले इलाके में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। साथ ही पुलिस लोगों से ये अपील कर रही है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, किसी के उकसावे में आकर हिंसा न करें। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक पेट्रोल टैंकर पलट गया। तस्वीरें काफी भयावह हैं, क्योंकि हर तरफ पेट्रोल ही पेट्रोल नजर आ रहा है। सड़कों पर दूर तक पेट्रोल बिखरा पड़ा है। इस दौरान गाड़ियां भी आ जा रही हैं। एक चिंगारी से भी बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत ये रही कि टैंकर पलटने के बाद भी आग नहीं लगी। अगर फैलती तो काफी बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आ सकता था। टैंकर में 20,000 लीटर पेट्रोल मौजूद था, जो हादसे के बाद जमीन और सड़क पर फैल गया। हालांकि घटना के तुरंत बाद इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई ताकि किसी अनहोनी की स्थिति में हालात पर काबू पाया जा सके। घटना अहिल्यानगर के करंजी घाट की है। दरअसल ड्राइवर ने पेट्रोल टैंकर से कंट्रोल खो दिया। तेज मोड़ की वजह से टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में ड्राइवर और हेल्पर को काफी चोटें आई हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद यहां करीब 2 घंटे तक आवाजाही पर भी असर पड़ा। बता दें कि पिछले महीने ही गोरेगांव इलाके में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर एक पेट्रोल टैंकर में भीषण आग लग गई थी। आग सबसे पहले इसके कैबिन में लगी और उसके बाद इसने आधे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया था। मुंबई में पानी की किल्लत के बीच आज शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से पानी रैली निकाली गई और बीएमसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। आदित्य ठाकरे ने बीएमसी को इस समस्या को जल्द सुलझाने का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद आज शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। विरोध प्रदर्शन को नाम पानी मोर्चा दिया गया। अगर देखें तो गर्मी के आते ही मुंबई में पानी की किल्लत शुरू हो गई। दरअसल केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने नए नियम लागू किए हैं और इसके बाद टैंकर एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि टैंकर एसोसिएशन ने हड़ताल वापस ले ली। दरअसल मुंबई के प्यास और पानी की जरूरत बस बीएमसी से पूरी नहीं होती, टैंकरों की भी इसमें बड़ी भूमिका होती है। मुंबई में करीब 7% पीने का पानी टैंकर से सप्लाई होता है। वहीं पानी की किल्लत के बीच मुंबई वालों को हो रही समस्या को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संकट को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया था और साथ ही कहा था कि सभी इलाकों में पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जाए। और अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है। पहले ही दिन बैंक में भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर की 20 बैंक शाखाओं में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन के नियमों को लेकर श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने बताया कि 13 साल से लेकर 70 साल तक के लोग इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने बम बम भोले की जयकारे लगाई। तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे लंबी लंबी कतारें नजर आई। घंटों भक्त अपनी बारी का इंतजार करते रहे। श्रद्धालुओं को कहना है कि बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए पंजीकरण करवाने पहुंचे हैं। समय लग रहा है, लेकिन फिर भी वो काफी उत्साहित हैं, क्योंकि इस बार भोले बाबा ने उन्हें बुलाया है। बहुत एक्साइटेड है। पिछले साल से ही हम इंतजार कर रहे हैं इस यात्रा के लिए। पहली बार यात्रा? दूसरी बार। दूसरी बार? हाँ जी। खुशी मिल रही है? बहुत ज्यादा। 1 साल से इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। आज से अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। जम्मू में रजिस्ट्रेशन के लिए बाबा बर्फानी के भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी।
बाबा बर्फानी की यात्रा 3 जुलाई को शुरू होगी, लेकिन ठीक उससे पहले आप तस्वीरों में देखें कि किस तरीके से यहाँ पे पंजीकरण के लिए यहाँ पे लोग जो है वो यहाँ पर लाइनों में लगे हैं, क्योंकि आज से बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए पंजीकरण जो है वो शुरू हो चुका है। 3 जुलाई से 9 अगस्त तक की यात्रा होगी, लेकिन इन सब के बीच आप देखिए कि किस तरीके से बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए लोग जो है वो यहाँ पर आए हैं ताकि उनकी रजिस्ट्रेशन हो सके। बाबा बर्फानी की यात्रा में आपको बता दें कि 2 रास्ते हैं, एक बाल्टल, एक पहलगाम रूट। वहीं इन दोनों रूटों के लिए यहाँ पे लोग जो है वो पहुँच रहे हैं ताकि वो अपना पहले ही पंजीकरण कर सके। पंजीकरण के बगैर कोई भी यात्री जो है वो अमरनाथ की यात्रा नहीं कर सकेगा। लंबी लंबी कतारें यहाँ पर हैं और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पंजीकरण के लिए यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं। और मुंबई के भांडुप का कुख्यात गैंगस्टर जिया अंसारी फिर से खबरों में। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र का गैंगस्टर जिया अंसारी बीते दिनों जमानत पर बाहर था। इस दौरान उसने अपना जन्मदिन मनाया। जन्मदिन मनाने का तरीका ऐसा था जिससे अपराध को बढ़ावा मिले। जन्मदिन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। दरअसल गैंगस्टर जिया अंसारी ने अपने जन्मदिन पर खुद के ऊपर दर्ज FIR वाले केक काटे। जिया अंसारी पर पहले भी कई गंभीर आरोप हैं। उस पर IPC 302 के तहत हत्या, IPC 307 के तहत हत्या की कोशिश, IPC 387 के तहत जबरन वसूली और IPC 326 के तहत मारपीट जैसे मामले दर्ज हैं। उसने अपने जन्मदिन पर जो केक काटे उन पर वही IPC की धाराएं लिखी थी जो उसके ऊपर दर्ज हैं। इन केक के साथ लास्ट में एक प्रश्न चिन्ह वाला केक भी था, जिसे देखकर लग रहा था कि वो अपने अगले अपराध के बारे में संकेत दे रहा है। जिया अंसारी ने यह भी कहा है कि अगले केस का इंतजार है, मतलब वो अगले मामले का इंतजार कर रहा है। इस घटना से भांडुप के लोग डर में हैं। वे डरे हुए हैं क्योंकि जिया अंसारी खुलेआम कानून का मजाक उड़ा रहा है और धमकी दे रहा है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 2 नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने के बाद जमकर हंगामा हुआ। फिलहाल इस इलाके में शांति है। पुलिस हालात पर नजर रख रही है। हिंसा, हंगामे और आगजनी का ये वीडियो महाराष्ट्र के चंद्रपुर का है, जहां चिमूर तहसील में 2 नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने के बाद जमकर हंगामा हुआ। गुस्साए लोग आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर चिमूर पुलिस स्टेशन का घेराव करने पहुंचे। पुलिस ने जब हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया तो जवाब में लोगों ने चिमूर पुलिस स्टेशन पर पथराव किया और खिड़कियों के कांच तोड़ डाले, जिससे पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। चंद्रपुर जिले के पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक फिलहाल हालात काबू में हैं और इलाके में शांति बनी हुई है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इलाके में 600 जवान तैनात किए गए हैं। कई थानों की पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए है। और दिल्ली के GTB एन्क्लेव इलाके में कल देर रात 20 साल की एक लड़की की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। लड़की की अभी तक पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। लड़की के शरीर पर 2 गोली लगने के निशान मिले हैं। तो वहीं घटना स्थल को घेर कर टीम को बुलाया गया और फोरेंसिक जांच कराई गई। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपी की पहचान की जा सके। दिल्ली के GTB एन्क्लेव इलाके में सोमवार की रात एक 20 से 22 साल की लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल बताया जा रहा है कि लड़की GTB एन्क्लेव के जो जनता फ्लैट्स हैं उसके पास यहां पर खड़ी हुई थी। रात के तकरीबन 10:30 बजे थे कि तभी अचानक किसी शख्स ने लड़की के ऊपर फायरिंग कर दी। लड़की को गोली लगी, जिसके बाद लड़की यहीं पर गिर गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आसपास जो लोग थे उन्होंने फौरन ही पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे एरिया को यहां पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पुलिस ने आसपास पूछताछ की है, लेकिन पता नहीं चल पाया है कि लड़की कौन है। लड़की की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भिजवा दिया गया है। भारत में हवाई यात्रा करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक अगले 5 साल में इसमें 80% की बढ़ोतरी का अनुमान है। इस पर यह रिपोर्ट देखिए।
देश के सिविल एविएशन सेक्टर में अगले कुछ साल में ग्रोथ की प्रबल संभावना बताई जा रही है। मोदी सरकार की अनुकूल नीतियां, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और हवाई यात्रा के प्रति बढ़ता रुझान आने वाले समय में एयर पैसेंजर ट्रैफिक में जबरदस्त उछाल लाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक अगले 5 साल में हवाई यात्रियों की संख्या में 80% की बढ़ोतरी का अनुमान है। 2023-24 में 22.2 करोड़ हवाई यात्रियों से बढ़कर ये संख्या 2028-29 में 40 करोड़ होने का अनुमान है। अगले 5 साल में कमर्शियल विमानों का बेड़ा 813 से बढ़कर 1300 होने का अनुमान है। इसका मतलब है कि एयरपोर्ट्स को 55 करोड़ मिलियन यात्रियों के मुकाबले 80 करोड़ हैंडल करना पड़ेगा। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में 41.6% की वृद्धि हुई। सरकार ने पूरे देश में 21 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी दी है, जिनमें से 12 ऑपरेशनल हो चुके हैं। इनमें शिरडी और सिंधुदुर्ग जैसे एयरपोर्ट शामिल हैं। उड़ान जैसी स्कीम टियर 2, टियर 3 शहरों तक हवाई सेवा का विस्तार आने वाले वक्त में एयर ट्रैफिक में वृद्धि करेगा। एयरलाइंस के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा से किराए में कमी की भी उम्मीद है।